बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। हमने यूनिट स्टार्ट किया था फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस के हवाले से। पार्ट 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हमने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट और एक्सेसिव के हवाले से डिस्कशन किया था पार्ट 3 में, और थर्ड स्पेसिंग के हवाले से भी डिस्कस किया था। आज जो कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर तमाम जो रिमेनिंग स्लाइड्स है उसको कवर किया जाए। अच्छा, इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो थर्ड इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के हवाले से बात हो रही है कि सेल के अंदर फ्लूइड जो है वो या कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, इन दो के हवाले से बात करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर है कि भाई सेल के अंदर फ्लूइड कम हो जाना, सीवियर हाइपरन्यूट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन कैन कॉज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट किसकी वजह से हो जाता है? या तो सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाना या डिहाइड्रेशन, ये दो काज होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, रिलेटिवली रेयर इन हेल्थी एडल्ट्स। ये जो कंडीशन होती है ये हेल्थी बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा कम तर पाई जाती है, मतलब नहीं है। जो हेल्थी पर्सन होता है वो इस कंडीशन की तरफ नहीं जा सकता। कभी हो सकता है कोई वजह हो जाए, लेकिन हेल्थी बंदे के अंदर ये इतना ज़्यादा रेयर है, इतना नहीं हो सकता। कॉमनली इन एल्डरी पीपल एंड दोज कंडीशन दैट रिजल्ट इन द एक्यूट इन वाटर लॉस। जो ओल्ड एज लोग होते हैं तो उनमें ये कंडीशन हो सकती है। और अगर ये किसी को एक पेशेंट है, एग्जांपल के तौर पर अगर एक इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के साथ एक पेशेंट है तो उसको कुछ साइन सिम्टम यहाँ पर मौजूद होंगे। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर दूँगा। हाँ, यहाँ पर जो होंगे कोमा कन्फ्यूजन के साथ भी हो सकते हैं, कोमा, सेरेब्रल हेमोरेज के साथ ये इनके साइन सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम वगैरह अगर कोई इस पेशेंट के साथ हो तो, कंडीशन के साथ हो। यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई है। एक यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो हाइपोनेट्रीमिया, और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया ये देखो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, देखो ये सेल के बाहर वाली जगह देखो, ये एग्जांपल दी है ये सोडियम की, तो बाहर सोडियम कम है और सेल के अंदर ज़्यादा सोडियम है। तो वाटर क्या करेगा? बाहर से अंदर की तरफ मूव होगा। जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव होगा तो ये सेल का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेल के बाहर वाले हिस्सों में सोडियम की लेवल ज़्यादा है और सेल के अंदर देखो सोडियम का लेवल कम है, तो क्या होगा? जहाँ पर सोडियम होगा वहाँ पर पानी, जहाँ पर ज़्यादा सोडियम होगा वहाँ पर ज़्यादा पानी होगा। तो पानी जो होगा सेल से बाहर की तरफ आना शुरू हो गया, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखना कि हाइपोनेट्रीमिया में सेल जो होता है उसका साइज स्वेल हो जाता है और हाइपरनेट्रीमिया में सेल श्रिंक हो जाता है। दो पॉइंट जहन में याद रखना। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के हवाले से अभी बात करते हैं। ये कुछ नॉर्मल रेंज बताए गए हैं। इन नॉर्मल रेंज को आप ज़रा देख लेना। सोडियम का नॉर्मल रेंज 135 से लेकर 145 जो है वो नॉर्मल रेंज है ब्लड के अंदर। सीरम पोटेशियम का देखो 3.5 से लेकर 5.3 तक। इससे टोटल सीरम कैल्शियम के 8.6 से 10 पॉइंट तक। मैग्नीशियम का ये तमाम रेंज दिए गए ही। इन रेंजों को एक दफ़ा आप लोग देख लेना लाजमी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कम तर, लेकिन हो सकता है कि कोई एक हाथ आपको आ जाए MCQs से। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर द चार्ज पार्टिकल्स आयन दैट आर डिज़ोल्व इन बॉडी फ्लूइड। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जब ये बॉडी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो ये क्या होते हैं? बेसिकली ये आयन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व होते हैं तो ये आयन फॉर्म का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयन्स, और फिर ये अपना मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे इसका डिटेल लिखा हुआ है, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स वंस डिज़ोल्व इन वाटर एज ब्लड एक्चुअली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर आयन्स एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर द बॉडी फंक्शन। देखो लाजमी यही बात हो रही है कि भाई जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है जब ये हमारे बॉडी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, तो ये बेसिकली एक आयन का फॉर्म शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस फॉर्म आयन का फॉर्म में शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और आयन्स बन जाते हैं। और ये आयन्स जो होते हैं बेसिकली क्या कहते हैं? हमारे बॉडी की जो मुख्तलिफ फंक्शन है उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। दे काज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन अ पुअर बॉडी। ठीक है,
और उसके साथ ये और इसके फंक्शन बताया, कंट्रक्शन ऑफ द मसल्स के कंट्रक्शन में आयंस काम करते हैं। ट्रांसमिशन सेंडिंग नर्व इम्पल्स, जो नर्व्स एक नर्व से दूसरे नर्व्स की तरफ इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं तो उसमें भी हेल्प करते हैं ये आयंस, ठीक है। क्रिएट बोन्स, टीथ, दांतों को बनाने में, बोन्स को बनाने में भी ये हेल्प करते हैं आयंस। लाजमी बात है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से डिज़ोल्व होंगे तो आयन की फॉर्म शक्ल इख्तियार करेंगे और ये आयंस हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। बैलेंस द बॉडी फ्लूइड इन और द बॉडी सेल वे ऑफ ऑस्मोसिस, और ये आयंस जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए हमारी बॉडी की फ्लूइड जो है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। एसिड बेस बैलेंस में भी काम करता है। और रीनल सिस्टम इम्बैलेंसेस, टू मच डायूरेटिक्स, ट्रॉमा, ब्लड लॉस, वोमिट एंड डायरिया, इंजेक्शन प्रॉब्लम विद द अल्डोस्टेरोन, ADH, ऑल माइट क्रिएट इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। देखो ये क्या कह रहा है, अगर आपका ये तमाम चीज़ें जो है ये बेसिकली ये जितने भी यहाँ पर बताया, अगर फॉर एग्जांपल अगर रीनल सिस्टम, किडनी जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से काम ना करे, या कोई डायूरेटिक्स मतलब ऐसे मेडिकेशन वगैरह का जो आपसे बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड वगैरह बाहर निकाले, कोई ट्रामा वगैरह हो जाए, या ब्लड लॉस हो जाए, या वोमिटिंग हो, या बहुत ज़्यादा डायरिया हो, या जो इंजेक्शन जो स्टमक का जो कंटेंट है वो उसको निकाला जाए, तो ये तमाम एल्डोस्टेरोन के प्रॉब्लम, अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन में, ADH हार्मोन में, इसमें आप इन तमाम चीज़ों में अगर प्रॉब्लम हो तो ये तमाम के तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि ये बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस काज कर सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ करें इम्बैलेंसेस इन इलेक्ट्रोलाइट्स कैन क्रिएट सर्टेन एबनॉर्मलिटीज़ इन द प्रोसेस। बहुत सारी लाजमी बात है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, एबनॉर्मलिटीज़ होगी, इम्बैलेंस होगी तो बॉडी के अंदर बहुत सारे मसले क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये प्रमोट नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेबिलिटी। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स की फ़ंक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये कह रहे हैं फर्स्ट ये है कि 4 किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, इसके काम को प्रमोट करने की कोशिश करता है। न्यूरोट्रांसमीटर को जो न्यूरोमस्कुलर है, नॉर्मल मसल्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को उनको हेल्प करते हैं ताकि वो उसकी प्रमोट हो और प्रॉपर एक्टिविटी हो, इससे एक्साइटेबिलिटी करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म सही से करे। अच्छा, मेंटेन बॉडी फ्लूइड और ऑस्मोलरिटी, ठीक है। थर्ड है हमारे पास रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, सिंपल सी बात है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है कि डिस्ट्रीब्यूट बॉडी फ्लूइड बिटवीन द फ्लूइड कंपार्टमेंट। देखो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट के दरमियान फ्लूइड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी मेंटेन रखता है। कैसे, मिसाल के तौर पर सेल है, सेल के अंदर फ्लूइड मेंटेन रखता है, बाहर मेंटेन रखता है, दोनों जगह फ्लूइड को मेंटेन रखता है। अगर फॉर एग्जांपल सेल के बाहर सोडियम, सेल के सराउंडिंग हिस्से में सोडियम का लेवल नॉर्मल है, सेल के अंदर भी नॉर्मल है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल है। जब दोनों जगह इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल होंगे तो ये दोनों कंपार्टमेंट के दरमियान फ्लूइड मेंटेन रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें, वे कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द पोटाशियम एंड कैल्शियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल जो है, इन सेलों के बाहर वाले हिस्से, इन जगहों पर बता रहे कि क्या क्या चीज़ मौजूद है। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर हिस्सा भी कहलाया जाता है, और जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उस वो भी कहलाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, लार्ज अमाउंट में सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं। पोटाशियम और कैल्शियम जो होता है ये सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, बाहर कम होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है, द कंटेंट ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सोडियम एंड द क्लोराइड। सेल के अंदर जो होता है सोडियम मौजूद होता है लेकिन थोड़े क्वांटिटी में मौजूद होता है। क्लोराइड की बात करें तो वो सेल के अंदर भी मौजूद है लेकिन थोड़े से अमाउंट में। ऑलमोस्ट नो कैल्शियम आयंस, सेल के अंदर कोई कैल्शियम वगैरह आयंस यहाँ पर लेकिन होता है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर दो कन्फ्यूजन पॉइंट लिखे, यहाँ पर दो कन्फ्यूजन पॉइंट लिखे हुए। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि भाई कैल्शियम जो होता है वो, अच्छा बाहर की, ठीक है, बाहर जो होता है वो बेसिकली कैल्शियम जो होता है वो ब्लड के अंदर मौजूद होता है, सेल के अंदर नहीं, ब्लड के अंदर तो मौजूद होता है लेकिन बिल्कुल कम अमाउंट में मौजूद होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है उसके इतना मौजूद होता है। बाकी जो होता है वो बूंस के अंदर, उसको बून को बनाने के लिए उसका वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और ऑलमोस्ट सेल के अंदर इतना कैल्शियम आयंस मौजूद नहीं होते क्योंकि वो बूंस में और टीथ बनाने में यहाँ पर वो यूटिलाइज हो जाते हैं। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पोटाशियम, लाजमी बात है सेल के अंदर जो होते हैं पोटाशियम की तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इतनी नहीं होती है, कम होती है।
अच्छा, लोकेशन ऑफ आयंस की बात हो रही है, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, हर इलेक्ट्रोलाइट से कुछ स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर बयान किए गए हैं। जैसे सोडियम की बात हो रही है, तो सोडियम जो है यहाँ पर ये लिखा कि ये नर्व सेल को और मसल्स को इनको हेल्प करता है, इंट्रक्शन, इन दोनों के आपस में इंट्रक्शन के लिए हेल्प करता है, और बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का रोल करता है, और फ्लूइड को रोकने का भी ये सोडियम जो है वो काम करता है। क्लोराइड की बात हो रही है, क्लोराइड क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके साथ साथ क्लोराइड जो होता है, ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल जो होते हैं, जो HCl, जो पैराइटल सेल जो होते हैं गैस्ट्रिक के अंदर, जो अपने पैराइटल सेल होते हैं स्टमक के अंदर, तो वो सेल क्या करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्लोराइड क्या करते हैं, उन सेल को हेल्प करते हैं ताकि वो HCl जो है वो प्रोड्यूस प्रॉपर तरीके से कर सके, हेल्प करते हैं बेसिकली। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है वो स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, मिसाल के तौर पर ये जो सेल है, ठीक है, और ये मिसाल ये सेल है और ये इसकी बार आउटर कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, तो ये जो कैल्शियम जो है तो ये इस सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है और रिड्यूस द परमेबिलिटी, और ये इस मेम्ब्रेन को इतना ताकतवर बनाता है ताकि वो सेल के अंदर हर चीज़ को अंदर जाने ना दे। जो चीज़ सेल के लिए ज़रूरत होती है वही चीज़ सेल के अंदर जाती है, जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती वो उसको अंदर जाने नहीं देती। तो रिड्यूस द परमेबिलिटी, हर चीज़ को अंदर नहीं जाने देती। ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स, कैल्शियम जो होते हैं नर्व ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है, कंट्रैक्ट मसल को कंट्रक्शन में भी, कोगुलेशन ऑफ ब्लड को जमाने में भी, ब्लड कोगुलेशन में, फॉर्म्स बोन्स बनाने में, टीथ बनाने, इन तमाम चीज़ों में ये हेल्प करता है। ये कोगुलेशन ब्लड की बात ये है कि जब फॉर इंस्टेंस कहीं पे कट वगैरह हो जाए या कोई बंदे को चोट वगैरह, ट्रामा वगैरह हो जाए, तो वहाँ पर फ़ौरन ब्लड क्लॉट बनाने में भी ये हेल्प करता है। अच्छा, फिर यहाँ क्या है लिखा हुआ है, ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये बेहतरीन रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस में। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिड बेस बैलेंस को जो एक बेहतरीन किस्म का रोल प्ले करता है, वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स करता है, तो वो बाइकार्बोनेट करता है, ठीक है। अच्छा, अभी पोटाशियम की बात करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर पोटाशियम की बात करते हैं तो पोटाशियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल सेल की एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि सेल के अंदर जो होता है पोटाशियम के लेवल ज़्यादा होते हैं, तो सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, उसको एक्साइट करता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, पोटाशियम जो होते हैं नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो कंडक्शन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन, पोटेंशियल मसल्स कंट्रक्शन, मायोकार्डियल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिवनेस एंड इंटरसेलुलर ऑस्मोलरिटी। तो इस पोटाशियम का फंक्शन बताया गया है कि भाई ये पोटाशियम जो है यहाँ पर इस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। फॉस्फेट की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एसिड बेस बैलेंस के लिए अभी हमने लास्ट पढ़ा कि वो बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड बेस बैलेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहन में रखना। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है वो एंजाइम की रिएक्शन के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस तरह न्यूरोमस्कुलर कंट्रक्शन में भी हेल्प करता है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नर्व्स एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अच्छा इसमें भी बड़ा हेल्प करता है। जो नर्व्स जो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होते हैं, हार्ट का जो सिस्टम होता है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हार्ट जो है प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। सोडियम एंड पोटाशियम आयंस ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। अच्छा, अभी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की बात करें। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की सोडियम की बात करें, अगर अल्टरनेशन के लिए कि तब्दीली को, अगर नॉर्मल सोडियम का लेवल हमने पढ़ा था कि 135 से 145 तक होता है ना, तो अगर सोडियम अल्टरनेशन इन सोडियम कंसंट्रेशन कैन प्रोड्यूस profound effect of the central nervous system and the circulating blood volume regulated by the kidney influenced by the hormone aldosterone। कह रहे अगर सोडियम का लेवल जो है वो अगर कम हो जाए, ठीक है, या चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, जिस तरह भी हो,
चेंज हो जाए, अल्टर हो जाए। तो ये जो होता है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को, इसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्लड वॉल्यूम को लाजमी बात है, जब सोडियम कम होगा एग्जांपल के तौर पर, तो बॉडी फ्लूइड लॉस होगा। बॉडी फ्लूइड लॉस होगा तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम होगा। एक पॉइंट ये जब बॉडी फ्लूइड कम है, बॉडी फ्लूइड कम है, सोडियम का लेवल कम है, और प्रॉपर सर्कुलेटिंग में जो ब्लड वॉल्यूम नीड है वो कम है, तो ब्रेन को भी ब्लड कम पहुंचेगा। तो इसकी वजह से जो ब्रेन के जो टिश्यू है, वो सेल्स है, वो भी उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो भी इसकी वजह से अफेक्टेड हो जाता है। सोडियम जो होता है वो रेगुलेट बाय किडनी जो है इसको रेगुलेट करती है कि कितना सोडियम बाहर किडनी से निकलना है, कितना बॉडी में रहना है, वो तमाम जो काम है वो किडनी करती है। इन्फ्लुएंस बाय द हार्मोन एल्डोस्टेरोन, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से इन्फ्लुएंस होता है सोडियम का लेवल, ठीक है, कम और ज़्यादा हो सकता है। सोडियम जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है हमारे सोडियम के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, इसके लेवल इसकी वजह से कम या बढ़ सकता है। अच्छा, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम रेगुलेट कंटेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सिंपल से मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि सोडियम जो होता है वो बेसिकली वाटर जो है उसको भी मेंटेन करती है। सेल के अंदर, सेल के बाहर कितना वाटर होना है। अगर सेल के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में और इंटरसेलुलर फ्लूइड में नॉर्मल मिकदार में सोडियम जितना होना चाहिए उतना होगा, तो इससे क्या होगा, तो फ्लूइड शिफ्ट नहीं होगा। अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगहों पर फ्लूइड एक शिफ्ट हो सकता है, और सेल को भी नुकसान पहुंच सकता है, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में भी नुकसान हो सकता है। नॉर्मल लेवल यहाँ पर बताया कि 135 से 145, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना। टू मच सोडियम इन अ ब्लड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, वाटर पुल्ड आउट ऑफ द सेल एंड सेल श्रिंक एज वाटर लव। अच्छा, ये सिंपल दो चीज़ें बताई गई, कह रहे या दो पॉइंट बताए। अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये सेल का बाहर हिस्सा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है वो, अगर फॉर एग्जांपल या सेल का जो क्या कहते हैं, या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, दो चीज़ों को जहन में समझना। अगर फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम का लेवल कम है, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम का लेवल कम है, और यहाँ पर सेल के अंदर इसका लेवल ज़्यादा। फॉर एग्जांपल बाहर जो है 5% सोडियम है और अंदर सेल के अंदर 10% नॉर्मल सोडियम होता है। तो सोडियम बाहर क्या है, कम है, और अंदर क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पर सोडियम ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, वाटर मूव करेगा, तो सोडियम यहाँ से क्या करेगा, अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम कम होगा और सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा होगा, तो फ्लूइड जो है एक्स्ट्रासेलुलर से अंदर की तरफ जाएगा और सेल जो है स्वेल हो जाएगा। अब इसकी अपोजिट बात करते हैं, सेकेंड बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और अभी जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, अभी यहाँ पर सोडियम का लेवल बढ़ गया और सेल के अंदर कम हो गया, तो जहाँ पर सोडियम ज़्यादा होगा तो पानी वहाँ पर होगा। तो पहले जब बाहर इसमें क्या होगा, तो जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पानी ज़्यादा होगा तो उसके नतीजे में होगा क्या, सोडियम ज़्यादा होगा, तो फिर जो सेल के अंदर वाटर है वो बाहर की तरफ मूव होगा। क्यों, जहाँ पर सोडियम ज़्यादा होगा पानी भी वहाँ पर आएगा, तो सेल श्रिंक होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम का लेवल ज़्यादा है तो फिर जो सेल के अंदर जो भी पानी वो बाहर आएगा, सेल श्रिंक होगा। और अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम का लेवल कम है तो फिर क्या होगा, तो सेल जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो यहाँ से सेल की तरफ अंदर मूव होगा और सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा। जब आप इस स्लाइड को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये इसी में सिंपल कॉन्सेप्ट बताया गया है। अच्छा, हाइपोनेट्रीमिया की बात करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल नेट्रीमिया सोडियम को कहते हैं, अगर सोडियम का लेवल 135 से डिक्रीज़ हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया किस वजह से होता है, एक तो होता है कि भाई अगर आप कंजप्शन खुराक में सोडियम का लेवल सोडियम कम का हो, नो कंजप्शन मतलब आप सोडियम ना खाओ या बिल्कुल बग़ैर पी की वगैरह रोटी खाओ, तो
तो ये आपका एक काज हो सकता है भाई, सोडियम इसकी वजह से कम हो सकता है। दूसरा बताया गया कि भाई अगर आप ऐसे ड्रग्स का, जैसे डायूरेटिक्स, जैसे थायजाइड के नाम से एक ड्रग्स आता है, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, ये किस पेशेंट को दिए जाते हैं? फ्लूइड ओवरलोड। वो पेशेंट जिनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, फ्लूइड नॉर्मल लीवर से बढ़ जाता है, पेट में पानी बन जाता है, या किसी लंग्स में पानी बढ़ जाता है, या और फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, तो उस पेशेंट को दी जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आउटपुट करे, ताकि उसका जो फ्लूइड है वो कम हो जाए। तो जब इस डायूरेटिक्स थायजाइड ड्रग से क्या होता है, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है तो इसकी वजह से भी सोडियम का लेवल क्या होता है, वो डाउनवर्ड हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है कि GI रीजन अ लॉट ऑफ सोडियम इज़ लॉस्ट फ्रॉम GI एज अ गैस्ट्रिक जूस कंटेन अ लॉट ऑफ सोडियम। अगर फॉर एग्जांपल जो GI ट्रैक्ट है, अगर यहाँ पर कोई मसला वगैरह हो तो इसकी वजह से भी सोडियम लॉस हो सकता है। और यहाँ पर आगे लिखे गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, जो स्टमक का कंटेंट होता है, इसके अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है जिसको एनजी के ज़रिए उसका जो स्टमक कंटेंट है, फ्लूइड है, बाहर निकाल दिया है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम जो होता है वो लेवल ज़्यादा होता है। वोमिटिंग, डायरिया और एनजी सक्शन, स्वीटिंग कंटेंट, ये तमाम चीज़ें जो होती है सोडियम को लॉस कर सकती है अगर ये ज़्यादा मकदार में हो तो। अच्छा, फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है कि एडिशन डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। एडिशन डिजीज़ में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन के नाम से एक जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम होता है। नॉर्मल एल्डोस्टेरोन जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर किडनी को कहता है कि भाई आपने जितना सोडियम निकालना है, मतलब सोडियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। नॉर्मली एल्डोस्टेरोन की बात करें, as normal level of aldosterone is responsible for the maintaining BP as it keep Na and water and excessive excrete के मतलब पोटाशियम की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि एल्डोस्टेरोन जो है नॉर्मली इसका काम ये है कि एक तो बीपी को मेंटेन करता है, दूसरा ये जो होता है सोडियम और वाटर जो होता है इसको भी मेंटेन करने का काम करता है, और पोटाशियम को किडनी से बाहर जाने का काम करता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो एडिशन डिजीज़ के साथ है तो उसके अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो इस हार्मोन का लेवल कम होता है। जब एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो ये एल्डोस्टेरोन पर अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, नॉर्मल सोडियम को नहीं रोक सकेगा, नॉर्मल वाटर को नहीं रोक सकेगा, तो नॉर्मल पोटाशियम को बाहर नहीं निकालेगा, तो इसकी वजह से सोडियम का लेवल बढ़ सकता है। एडिशन डिजीज़ लो एल्डोस्टेरोन, एडिशन डिजीज़ लो एल्डोस्टेरोन काज एक्सक्रीट Na एंड कीप के, ये क्या करता है, ये जो सोडियम है इसको तो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल सकता और ना पोटाशियम को भी रोक के रख देता है। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा लास्ट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इसके बाद वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा है ये जो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। एक हार्मोन होता है, मैंने आपको पहले बताया कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा हार्मोन होता है, ये किडनी को ADH हार्मोन जिसे कहते हैं, ये क्या करता है, ये किडनी को बताता है कि भाई आपने कितना यूरिन आउटपुट करना है, कितने यूरिन को रोकना है, सोडियम को निकालना है, रोकना है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है प्रॉपर तरीके से इसके सिक्रीशन ना काम ना करे तो फिर किडनी जो होता है वो उस बेख्तियार हो जाता है, वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को भी आउटपुट करती है और सोडियम भी निकलता है, तो फिर इसकी वजह से जो नॉर्मल मकदार होती है वो मेंटेन नहीं रहती। दिस काज सिक्रीशन इज़ टू मच ADH काज डायूरेसिस। अगर फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो रिलीज़ करता है, अगर ये हार्मोन जो होता है ADH हार्मोन कहते हैं दिस काज सिक्रीशन ऑफ टू मच ADH काज डायूरेसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड जो वो काम ना करे और वो बहुत ज़्यादा की तादाद में जो है वो इरेगुलेट हो जाए, बहुत ज़्यादा की तादाद में जो है वो एंटी डायूरेटिक ADH हार्मोन जो है रिलीज़ करे, तो ये फिर किडनी को कहते हैं कि भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को निकाल दे जाओ। तो ये जितना ज़्यादा ADH रिलीज़ होगा उतनी ज़्यादा किडनी को स्टिमुलेशन होगी, किडनी फिर उतना ज़्यादा यूरिन को आउटपुट करेगी, यूरिन आउटपुट होगा तो सोडियम भी आउटपुट होगा, जब सोडियम आउटपुट होगा तो सोडियम का लेवल कम होगा। तो ये तमाम काज बताए गए कि जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। विद दिस डायूरेसिस कैन काज ए किडनी टू कीप वाटर एज एंटी against diuretics against diuresis can result is more and more water reuptake and dilute Na ओवरलोड। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कन्फ्यूज़न के लिए माफ़ी चाहता हूँ।
यहाँ पर इस लास्ट पॉइंट में इसने कवर किया है कि भाई अगर एडीएच हार्मोन ज़्यादा होगा तो एडीएच हार्मोन जो है वो क्या करेगा, किडनी को कहे कि भाई आपने क्या रोक देना है, ये एंटी डायूरेटिक मतलब यूरिन को रोकने वाला एंटी डायूरेटिक सॉरी। अच्छा एडीएच जो है ये जितना ज़्यादा एडीएच हार्मोन रिलीज़ होगा किडनी को कहेगा भाई आप वाटर को रोको। किडनी जब वाटर रोकेगा और बॉडी के अंदर वाटर का मिकदार जो होता है फ्लूइड का मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो उस जितना ज़्यादा वाटर होगा तो सोडियम का जो लेवल है वो सोडियम और डिज़ोल्व होंगे। जितना ज़्यादा सोडियम डाइल्यूट होंगे तो सोडियम का लेवल क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये बताया कि एडीएच हार्मोन जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पोटाशियम जो सोडियम का लेवल कम हो सकता है। अच्छा हाइपोनेट्रीमिया की बात करें, लो साल्ट, यह भी साइन सिम्टम बताए गए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हाइपोनेट्रीमिया के साथ हो तो उसको क्या क्या साइन सिम्टम होंगे। तो साल्ट लोस टू निमोनिक, तो एक निमोनिक का फॉर्म दिया गया है, लो साल्ट का निमोनिक का फॉर्म दिया गया है कि इस निमोनिक को आप याद करो तो इससे आपको जो हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट है तो आप उसके साइन सिम्टम आपको आइडिया हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर अगर आप इस निमोनिक को याद रखोगे ना, साल्ट लॉस निमोनिक को, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये अगर पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया के साथ है और आप इस साल्ट लॉस निमोनिक को याद करो तो आपको उसका साइन सिम्टम का आइडिया हो जाएगा। एस फॉर सीज़र एंड स्ट्रिपर, सीज़र कहते हैं जो झटके वगैरह आते हैं ना, सीज़र उसको कहा जाता है। अगर हाइपोनेट्रीमिया के साथ सीज़र भी हो सकता है। और स्ट्रिपर कहते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो भी कम हो जाता है, तो इसको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का लेवल जब कम हो जाता है इसको स्ट्रिपर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें जो होती है ये यहाँ पर लिखे एसोसिएट विद द न्यूरो ट्रांसमिशन, हाउ फॉर नर्व्स हैव बीन अफेक्टेड बाय द कंडीशन, द ब्रेन सेल स्वेल एंड काज बाय द कंडीशन। देखो ये कह रहे हैं कि भाई जब ये हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन काज हो जाती है तो उसकी वजह से जो ब्रेन सेल होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो होता है वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो थे वो भी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज़ हो जाती है और उसके साथ पेशेंट को ब्रेन सेल स्वेल होने की वजह से जो सीजर वगैरह भी आते हैं। अच्छा ए फॉर के एब्डोमिनल क्रम्स भी हो सकते हैं सोडियम के लेवल कम होने की वजह से। लेथार्जिक भी हो सकता है, कमज़ोरी फील होना, बेजानी सी होना और वीकनेस फील होना, इसको लेथार्जिक कहा जाता है। टी फॉर टेंडन रिफ्लेक्सेस डैमेज, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इंसान के वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। और ट्रबल कंसंट्रेशन, और वो एक चीज़ के ऊपर फोकस जो करता है वो भी इसका कमज़ोर हो जाता है, किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं कर सकता। तो ये साइन होते हैं, साइन सिम्टम होते हैं उस एक हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट। अगर आप जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे किसी हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट को देखेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें उसमें मिलेगी। यहाँ पर लॉस की बात की, एल लॉस ऑफ यूरिन एंड एपेटाइट, सोडियम का लेवल जो होता है वो क्या है कि यूरिन लॉस होगा, भूख भी उसको मतलब यूरिन आउटपुट भी कम होगा, भूख भी उसको प्रॉपर नहीं लगेगी, और तो स्टैटिक हाइपोटेंशन भी होगा उसको, मतलब उसको एकदम जो पोजीशन चेंज करेगा, बैठा हुआ है वो एकदम खड़ा हो जाएगा, बीपी एकदम उसका 10 to 15% डिक्रीज डाउन हो जाएगा, जिसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ओवर एक्टिव बाउल साउंड होंगे, ठीक है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ना इंटेस्टाइन की वो ज़्यादा होगी और उससे वो क्या होगा, ओवर बाउल साउंड होगी, तो उसकी वजह से जो आवाज़ें वगैरह भी आपको ज़्यादा आएगी जब आप इस तरह पेशेंट को चेक करेंगे। और शैलो रेस्पिरेटरी रेट, जो सांस लेने का जो अमल है वो थोड़ा सा स्लो भी होगा, और स्पाज़म ऑफ द मसल्स पेन वगैरह भी इसको होगा। हाइपोनेट्रीमिया दोबारा यहाँ पर कुछ बताया गया इसके हवाले से कि वही बात हो रही है कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होती है, इसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो इज डिफिसिट इन द एक्स्ट्रासेलुलर लेवल ऑफ सोडियम। जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वहाँ पर सोडियम का लेवल है उसका कम हो जाना हाइपोनेट्रीमिया कहलाया जाता है। द रेशो ऑफ वाटर टू सोडियम टू हाई हाइपोऑस्मोलर स्टेट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं कि सेल के जो बाहर वाले हिस्से होते हैं ना, ये जो बाहर वाला हिस्सा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाए, मतलब सोडियम का लेवल ज़्यादा नहीं, सोडियम का लेवल कम हो जाए और पानी का लेवल ज़्यादा हो, तो इस स्टेट को हाइपोऑस्मोलर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद द रेशो ऑफ वाटर टू सोडियम इज़ टू हाई, मतलब यहाँ पर सोडियम का लेवल कम और पानी का लेवल ज़्यादा, तो इस स्टेट को हाइपोऑस्मोलर स्टेट कहा जाता है। वाटर मूव आउट ऑफ द वेस्कुलर स्पेस
into the interstitial space causing a edema and less than 135 hyponatremia। वही बात हो रही है, लाजमी बात है जब एक मिनट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, आपको शायद उस पर क्लियर हो जाएगा। ये देखो एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये सेल्स हैं और ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम का लेवल कम हो गया। जब सोडियम का लेवल कम हो गया तो फिर क्या होगा, जब सोडियम का लेवल कम होगा फिर क्या होगा, वाटर मूव आउट ऑफ द विस्कुलर स्पेस। तो फिर इसके नतीजे में वाटर जो होता है विस्कुलर स्पेस से बाहर की तरफ आएगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा सेलों के दरमियान। जब वाटर इस विस्कुलर से बाहर की साइड पे आएगा, सेलों के सराउंडिंग इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा, ये देखो अभी इसकी वजह से एडिमा काज होगा, ठीक है, अगर सोडियम का लेवल 135 से कम हो। अच्छा, ये सोडियम का लेवल फिर भी बता रहा है लो कंजप्शन डायूरेटिक्स, वही जो पीछे हमने भी डिस्कस किया कि सोडियम हाइपोनेट्रीमिया किस किस वजह से होती है, तो उस स्लाइड को रिपीट किया गया है, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया की बात करें, अभी सोडियम का लेवल बढ़ जाना। हाइपरनेट्रीमिया इज एक्सेसिव ऑफ सोडियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के जो बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पर सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाना। कितना ज़्यादा हो जाना, 145 से ज़्यादा हो जाना, हाइपरनेट्रीमिया। यहाँ पर क्या होता है, द रेशो ऑफ सोडियम टू वाटर इज़ टू हाई। बेग पे क्या, हाइपो में क्या हो रहा था, वहाँ पर सोडियम वाटर का लेवल ज़्यादा था, हाइपर में सोडियम का लेवल ज़्यादा है। जब बेग में हमने डिस्कस किया, यहाँ पर वाटर का लेवल ज़्यादा था तो उस स्टेट को हाइपो ऑस्मोलर स्टेट कहा जाता था। यहाँ पर सोडियम का लेवल ज़्यादा है तो इस स्टेट को क्या कहा जाता है, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। वो हाइपो था, ये हाइपर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर पुल फ्लूइड आउट ऑफ द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। लाजमी बात है, आप जहन में रखें, यह सेल है और ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 5% ऑफ सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पर 3% ऑफ सोडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर सोडियम ज़्यादा होगा फ्लूइड भी वहाँ ज़्यादा आएगा, तो सोडियम क्या होगा, सेल से फ्लूइड क्या होगा, सेल से बाहर आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड स्पेस में फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर सोडियम ज़्यादा वहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा। हाइपरनेट्रीमिया की बात करें, ये किस वजह से हो सकती है हाइपर, ये कुशन सिंड्रोम में हो सकती है। कुशन सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीज द सोडियम और डिक्रीज द पोटाशियम। और जब कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है तो वही क्या करता है, सोडियम को इंक्रीज़ कर देता है, किडनी से बाहर सोडियम को नहीं जाने देता और पोटाशियम के लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। अच्छा, फिर आगे लिखा है कौन सिंड्रोम, इंक्रीज द एल्डोस्टेरोन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कोर्टिकोस्टेरॉइड, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा हो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो, उसके लगाने से भी सोडियम का लेवल बढ़ सकता है। नो ड्रिंकिंग वाटर, लूज टू मच वाटर एंड डायबिटीज़ इंसिफाइटिस। डायबिटीज़ इंसिफाइटिस की कंडीशन, इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप पानी ना पियो और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो, वाटर ज़्यादा लॉस होगा और पानी नहीं पी रहे तो सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। ये अक्सर डायबिटीज़ इंसिफिडिस में ये कंडीशन, ये डायबिटीज़ नहीं है लेकिन ये एक अलग कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिफिडिस। अगर कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका अलग से समझा दूँगा। अच्छा, बंस जलने की वजह से या इंक्रीज इंटेक सोडियम का ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम वगैरह का है तो उसकी वजह से भी ये हाइपरनेट्रीमिया में पेशेंट जा सकता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से सोडियम का लेवल बढ़ सकता है। साइंस सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर लिखा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया के साथ है तो आप इस निमोनिक को याद रखें तो उसमें ये साइंस सिम्टम आपको मौजूद मिलेंगे। फ्रेड फूड, ये जहन में रखना, ठीक है। तो ये निमोनिक जहन में याद रखें तो आप लोगों को आसानी होगी। निमोनिक एसिड विद पेरक्यूशन नो फ्रेड फूड। फ्रेड यहाँ पर लिखा F फॉर फिटिक। जो हाइपरनेट्रीमिया का पेशेंट है, मतलब सोडियम का लेवल ज़्यादा है, आप मान लें कि ये एक पेशेंट है, ठीक है, और इसका जो है क्या है, इसका सोडियम लेवल ज़्यादा है, तो इसमें हाइपरनेट्रीमिया का पेशेंट, तो इस पेशेंट को क्या होगा, इसको भाई फिटीक भी होगा, थकावट भी होगी, रेस्टलेस बेचैनी भी होगी, ठीक है। ख़ासतौर पर एजिटेड, जो ज़्यादातर बूढ़े लोग होते हैं उसमें इस तरह कंडीशन हो सकती है। फॉर इंक्रीज द रिफ्लेक्सेस
सीजर्स, कोमा भी हो सकता है इसको ज़्यादा सोडियम होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रीम थ्रस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगी, बिग साइन है, इस पेशेंट को प्यास भी ज़्यादा लगी। D4 डिक्रीज़ द यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ होगा। ड्राई माउथ हो क्योंकि सोडियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा तो वाटर बाहर नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से क्या यूरिन आउटपुट भी कम और ड्राई माउथ भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की बात करें, अभी पोटाशियम की बात हो रही है। पोटाशियम की अगर हम बात करें तो पोटाशियम का लेवल 3.5 से लेकर 5 तक उसका नॉर्मल रेंज है, ठीक है। द नॉर्मल रेंज ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर पोटाशियम इन नैरो, ये नॉर्मल रेंज बताया गया है। स्मॉल डिविएशन काज अ सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट ऑन द साइकोलॉजिकल फंक्शन, अगर इसके अंदर कोई तब्दीली डिविएशन चेंजिंग आती है थोड़ी सी भी, तो इससे क्या हो जाता है, ये हमारा जो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता, डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से, ये नुकसान पहुंचा सकता है। पोटेशियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट कैन आयन इन द बॉडी सेल, ये बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त और एक बहुत बेहतरीन एक इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे बॉडी के लिए। बॉडी सेल्स होते हैं हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और 97% ऑफ फाउंड इन द इंटरसेलुलर, ज़्यादा 97% ऑफ पोटाशियम जो होती है वो सेल के अंदर पाई जाती है। सीरम लेवल एंड पोटाशियम अबव एंड ब्लू कॉज कार्डिक अरेस्ट एंड एक्सक्रीट थ्रू अ किडनी, इसका लेवल जो होता है अगर सीरम लेवल ऑफ पोटाशियम अबव एंड ब्लू, अगर इसका लेवल या बढ़ता है या कम होता है तो ये हमारे हार्ट को बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है, कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, और ये पोटाशियम जो होती है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। अच्छा, यहाँ पर हाइपोकैलेमिया की बात हो रही थी। हाइपोकैलेमिया कहते हैं कि एक्स्ट्रासेलुलर फूड के अंदर अगर पोटाशियम का लेवल जो है वो कम हो जाए तो इसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। हाइपो कहते हैं कम को, कैलेमिया कहते हैं पोटाशियम को, ठीक है। और ये इसका एक काम, ये फ्लूइड बैलेंस, ये जो पोटाशियम है ना, ये सेल का जो सेल के अंदर जो साइडों पर जो सोडियम और पोटाशियम पंप है उसके थ्रू फ्लूइड बैलेंस का काम करती है। ये हाइपोकैलेमिया में एक पेशेंट कैसे जाता है, तो ये फॉर एग्जांपल एक जहन में रखना, अगर एक पेशेंट है, ठीक है, और ये हाइपोकैलेमिया के साथ है तो ये किस वजह से होगा, वे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, यूज़ ऑफ पोटाशियम, अगर किसी को जीआई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से पोटाशियम लॉस हो सकता है, ठीक है। ऐसे ड्रग्स का है जो यूरिन में पोटाशियम को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करे तो उसकी वजह से हो सकता है। लैक्सेटिव, कब्ज़ को खोलने वाली दवाई जो होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से भी होता है, एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोकैलेमिया, पोटाशियम का लेवल कम हो सकता है। और यहाँ पर लिखा है लूप डायूरेटिक्स, मतलब ऐसे दवा जो यूरिन आउटपुट ज़्यादा करे, वाटर को ज़्यादा से बाहर निकाले, तो उस जैसे फेरोसोमाइड लाइसेक्स के नाम से बड़े एक मशहूर टेबलेट है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पोटाशियम लॉस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टू मच इंसुलिन मूव पोटाशियम इनटू द सेल, ज़्यादा से अगर एक इंसुलिन की तादाद भी ज़्यादा जो तो ये भी क्या करती है, ब्लड से पोटाशियम को ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर जाने देती है। इससे भी जो ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल भी कम हो सकता है। स्टारवेशन, भूख की कमी की वजह से, खुराक में प्रॉपर पोटाशियम यूज़ ना लेने की वजह से भी हो सकता है। और लॉस ऑफ वे ऑफ जीआई प्रॉब्लम की वजह से, लो एन ए हाई के एन वाइस वर्सा। अच्छा, यहाँ पर ये जो सोडियम और पोटाशियम जो होता है ये एक वाइस वर्सा है, ज़्यादा मिसाल के तौर पर सोडियम कम का और पोटाशियम ज़्यादा का, तो इसकी वाइस वर्सा की इनकी वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, इंसुलिन मूव के इनसाइड द सेल, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। अगर एक पेशेंट हाइपोकैलेमिया के साथ है तो उसके साइन सिम्टम किस तरह होंगे, तो आप उसको इन चीज़ों 7L से आप उसको याद करें। वो पेशेंट, ये जहन में रखना, एक पेशेंट है, ठीक है, ये हाइपोकैलेमिया के साथ है, पोटाशियम का लेवल इसका कम है, तो ये पेशेंट जो लेथार्जिक भी होगा, कन्फ्यूजन भी होगा, इसका रेस्पिरेटरी रेट भी कम होगा, इसको कार्डिक डिसरिथमिया, जो कार्डिक रिदम है वो भी ख़राब होगा, यूरिन आउटपुट भी कम होगा, लेग्स क्रम्स भी होंगे, मसल्स डिक्रीज द टेंडन रिफ्लेक्सेस की रिफ्लेक्सेस जो होती है, रिस्पॉन्सेस जो होती है वो भी कम होगी, और बीपी और हार्ट रेट भी इसका डिक्रीज़ होगा। हाइपरकैलेमिया की बात करें, पोटाशियम की लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, एक्स्ट्रासेलुलर फूड में हाइपरकैलेमिया कहलाई जाती है।
और दीयर मेजर ड्रग्स ग्रुप में काज, ये 3 किस्म के ड्रग्स के नाम बताए गए कि इनकी वजह से, इन ड्रग्स खाने की वजह से पेशेंट के अंदर जो है वो पोटाशियम का लेवल बढ़ सकता है। पोटाशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट और ओरल इंटरवेनस रिप्लेसमेंट पोटाशियम साल्ट, ये ऐसे ड्रग्स हैं इनकी वजह से पेशेंट के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ सकता है। मूवमेंट इन टू आउट सेल बर्न्स एंड टिश्यू डैमेज, ये अब उसकी काज बताए गए हैं कि भाई ये किस किस वजह से हो सकता है। वो बाकी ड्रग्स भी हैं, कुछ काजेज़ ये भी हैं हाइपरकेलेमिया के, बर्न्स एंड टिश्यू डैमेज और ये रिहिप्डोमायोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द मसल्स, मसल ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो होता है सेल से पोटाशियम जो होता है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है। जब मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं तो उसको रिहिप्डोमायोलाइसिस कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। एडिशन डिजीज़ की वजह से इसके अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से भी पोटाशियम का लेवल बढ़ता है। रीनल फेलियर और मेड्स, पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स और स्पिरोलेक्टोन्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एसी इनहिबिटर, तो ये तमाम कुछ ड्रग्स है, कुछ और काजेज़ हैं इनकी वजह से पोटाशियम का लेवल बढ़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर साइन सिम्टम की बात हो रही है कि भाई अगर कोई एक पेशेंट है, आप मान लें कि ये एक पेशेंट है, ठीक है, इसको क्या है, इसको एक हाइपरनेट्रीमिया का पेशेंट का पोटाशियम लेवल बढ़े तो उसके अंदर क्या साइन सिम्टम होंगे, तो उसका ये जो निमोनिक है, ये मर्डर जहन में रखना। अच्छा, ये एक बात जहन में रखना, ये निमोनिक नहीं है, निमोनिक ये जहन में रखना, निमोनिक का पूछा जा सकता है, बाज़ औक़ात MCQs में निमोनिक का भी पूछते हैं। एम फॉर मसल्स वीक होंगे इस पेशेंट के, यू फॉर यूरिन आउटपुट लिटल होगा, कभी या नहीं भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, डिक्रीज कार्डिक कंट्रक्टिलिटी, कार्डिक की जो कंट्रक्टिलिटी वो भी डिक्रीज़ होगी, वे अर्ली मसल ट्विस्टिंग इन क्रम्स, तो ये तमाम ये चीज़ें हैं। और ये लिखा है कि रिदम चेंजेस टेल पीक टी वेव एंड प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आप उसका ECG वगैरह कर दे तो उसका टी वेव देखोगे तो वो बड़ा पीक पे होगा। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की बात करते, डिस्टर्बेंस वही बात हो रही है कि भाई कैल्शियम की भी बात हो रही है। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल 8.5 से लेकर 10.5 तक है। ये एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है बोन और टूथ के फॉर्मेशन के लिए, और ये एक क्रिटिकल फैक्टर इज़ अ नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए बड़ा एक क्रिटिकल फैक्टर है। और मेंटेनेंस, मतलब इसमें भी बेहतरीन काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल नर्व एंड मसल एक्साइटेबिलिटी। और ये जो कैल्शियम होता है ये नर्व्स और मसल्स की जो एक्साइटेबिलिटी उसमें भी हेल्प करता है, उसको अपने फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। 3 थिंग्स मेंटेन, ये 3 चीज़ें जो होती है ये कैल्शियम को मेंटेन करने में बड़ा रोल, बॉडी के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करने में बड़ा रोल प्ले करती है। एक विटामिन डी, दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन और तीसरा PTH पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में, कैल्शियम को मेंटेन करने में बॉडी के अंदर। अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया, डिक्रीज इन द एक्सेसिव लेवल ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम के लेवल कम होना, हाइपोकैल्सीमिया, बढ़ जाना हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की बात करें तो ये किस वजह से होती है, अगर एक पेशेंट है जिसकी थायराइडेक्टमी हो, थायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव किया गया हो, सर्जरी हो, तो उसका पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे। जब रिलीज़ नहीं होंगे तो उसकी वजह से भी कैल्शियम, हमने अभी लास्ट में पढ़ा, पिछले स्लाइड में पढ़ा कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है। जब ये हार्मोन नहीं होंगे तो कैल्शियम का लेवल मेंटेन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। अगर कोई इंसान जो है वो डिक्रीज द इंटेक लैक्टोज इंटॉलरेंस, कैल्शियम वगैरह चीज़ें कम का है, या लो विटामिन डी, कोई विटामिन डी भी कम इस्तेमाल करे, तो उसकी वजह से होता क्या है, ये अभी हमने लास्ट में भी पढ़ा कि विटामिन डी जो है वो भी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है। CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़, किडनी आर लॉसिंग टू मच कैल्शियम। अगर किसी पेशेंट का जो किडनी का प्रॉब्लम हो तो किडनी जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को बाहर निकालती है, और उसकी वजह से भी कैल्शियम जो होता है वो कम हो सकता है। बाइफॉस्फोनेट्स medication slow down in ability to bounce and release CA into the blood stream। ये कुछ बाइफॉस्फोनेट्स, कुछ मेडिकेशन ऐसे होती हैं जो क्या कहते हैं स्लो डाउन द एबिलिटी ऑफ द बोन्स की जो एबिलिटी है उसको कम कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बोन जो होता है वो कैल्शियम को रिलीज़ करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। स्लो डाउन इन द एबिलिटी टू द बोन्स रिलीज द कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम।
अच्छा दोस्त मेकिंग अ बोन्स स्ट्रॉन्गर। अच्छा ये फिर कुछ चीज़ें बताई गई है कि भाई कैल्शियम अगर प्रॉपर हो तो ये बोन को स्ट्रॉन्गर बनाती है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स माइसिन एंटीबायोटिक काज द वेस्ट ऑफ द कैल्शियम वे ऑफ किडनी। ये कुछ मेडिकेशन के नाम बताए गए। ये इस मेडिकेशन की वजह से क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो हमारी बॉडी से लॉस होता है वे ऑफ किडनी के ज़रिए। एंटी कन्वल्सेंट फिनोबार्बिटोरेट्स इफेक्ट विटामिन डी। ये एक ड्रग्स होती है झटकों के लिए दी जाती है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स होती है जो सीज़र वगैरह तो होता है तो उनको रोकने के लिए दी जाती है। जैसे कि एक ग्रुप का नाम बताया गया फिनोबार्बिटोरेट्स। ये विटामिन डी के ऊपर बड़ा इफेक्ट करता है। जब विटामिन डी इफेक्ट होगा बॉडी के अंदर तो वो कैल्शियम को मेंटेन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। वही बताया गया कन्वल्शन ड्रग्स देने की वजह से रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव होंगे। एरिथमास प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, उसका जो हार्ट रिदम होगा वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं होगा। मसल स्पाज़म भी होंगे। पोटाशियम एंड ट्रिजिशियस साइन और एक सेजेशन ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस एंड पेरिस्थेसिस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये कुछ साइन सिम्टम बताया गया है कि भाई अगर किसी पेशेंट है उसको हाइपोकैल्सीमिया के साथ है, कैल्शियम के साथ है, तो उसको ये कन्वल्सन झटके वगैरह भी हो सकते हैं। उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। हार्ट रेट भी डिस्टर्ब हो सकता है, रिदम सही नहीं हो सकती, मसल स्पाज़म हो सकता है। टिकलिंग उसको इस तरह फील हो सकता है कि जैसे चुभन नहीं होती सुई वगैरह जो बॉडी में लगती है, इस तरह उसको फील हो सकता है। नमनेस सुनपन उसको फील हो सकता है। और उस पेशेंट का अगर एक पेशेंट है वो हाइपोकैल्सीमिया के साथ है तो उसको ट्रिजियस साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। ट्रिजियस साइन कहते हैं, आप जब आप इसको गूगल में सर्च भी करेंगे या यूट्यूब पे एक वीडियो देखेंगे तो उसमें कफ जो है वो हाथ पर बांध दिया जाता है ऊपर हैंड पर, तो उसकी वजह जब कफ टाइट होता है तो उसकी वजह से जो उसका नीचे जो रिस्ट है और जो तम है ये टिंगलिंग करता है, ये मतलब मूवमेंट करता है। तो इसको अगर ये आता है तो पॉजिटिव साइन होता है और ये इस पेशेंट में होता है। हाइपोकैल्सीमिया के पेशेंट में ये साइन मौजूद होता है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना। अच्छा मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है यहाँ पर एक को एंजाइम मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये एंजाइम तो नहीं है लेकिन एक हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। ये जो मैग्नीशियम में ये हेल्प करता है और न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी में भी हेल्प करता है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का लेवल कम होता है तो उसको हाइपोमैग्नीशियमिया कहलाया जाता है, ठीक है। और ये अच्छा और ये जो मैग्नीशियम का लेवल तो एक तो इसको हाइपोमैग्नीशियमिया कहा जाता है, लेकिन ये मैग्नीशियम का लेवल जो कम होता है ख़ास तौर पर हाइपोकैलीमिया, पोटाशियम का लेवल कम और कैल्शियम का लेवल। जब पोटाशियम और कैल्शियम का लेवल कम होते तो उसके साथ साथ मैग्नीशियम का लेवल भी कम हो जाता है। फिर हाइपर मैग्नीशियमिया रेफर टू, जब मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाए तो उसको हाइपर मैग्नीशियमिया कहलाया जाता है। अच्छा फॉस्फेट की बात हो रही है तो फॉस्फेट जो होता है मेन इंट्रासेलुलर एंड फॉस्फेट जो होता है ज़्यादा की बात हो रही है कि भाई ज़्यादा ये सेल्स के अंदर मौजूद होता है। और फॉस्फेट अपेयर एज ए फॉस्फोरस इन सीरम और सिमिलर टू कैल्शियम इन विद विटामिन डी, और इसका काम भी बिल्कुल इस तरह है जिससे विटामिन डी का है। और नीड फॉर द रीअब्जॉर्प्शन फॉर द रीनल ट्यूब्यूल्स। फॉस्फेट की बात हो गई है। फॉस्फेट का लेवल कम हो जाए तो हाइपोफॉस्फेटीमिया कहलाया जाता है। और अगर मतलब लीवर फॉस्फोरस का लेवल कम होगा तो हाइपर फॉस्फेटीमिया, और अगर बढ़ जाए तो हाइपर फॉस्फेटीमिया कहलाया जाता है, ठीक है। क्लोराइड एंड वाटर मूव इन द सम डायरेक्शन एज सोडियम आयंस। वही बात हो रही है जहाँ पर सोडियम आयंस मूव करते हैं तो वो उसकी तरफ जो मतलब वो क्लोराइड एंड वाटर मूव, जहाँ पर सोडियम मूव करता है सोडियम आयंस जाते हैं तो उसके पीछे पीछे वाटर भी जाते हैं और क्लोराइड भी जाते हैं। अ लॉस ऑफ क्लोराइड कैन बी कंपनसेट फॉर बाय द इंक्रीज द बायोकार्बोनेट्स। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोराइड लॉस होते हैं तो बायोकार्बोनेट्स के ज़रिए उसको कंपनसेट किया जाता है।
ये तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, इसको तो आप इसको रीड करेंगे तो आपके माइंड में आएंगे, इसको तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी चाहिए वो मैं हर पॉइंट को फिर एक्सप्लेन डीपली करता हूँ। तो ये तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, ये आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। हाइपोक्लोरीमिया, सिंपल सी बात है, डिक्रीज़ द एक्सेस ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का लीवर कम हो जाना। क्यों कम होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट लॉस इज बिकॉज ऑफ द एसिड कंटेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अगर जीआई किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये क्लोराइड का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है वहाँ पर क्लोराइड मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, प्लेसिंग द क्लाइंट एट द रिस्क ऑफ द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड लूज़ हो जाए जीआई ट्रैक्ट की वजह से तो पेशेंट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ जाता है। हाइपर क्लोरीमिया, उसका क्लोराइड का लेवल बढ़ जाना, ये यूजुअली किसकी वजह से होता है? डिहाइड्रेशन। हाइपरन्यूट्रीमिया, सोडियम का लेवल बढ़ जाना, मेटाबॉलिक। क्यों हाइपरन्यूट्रीमिया? मैंने आपको यहाँ पर भी ऊपर लिखा हुआ है कि जहाँ पर सोडियम मूव करता है तो वहाँ पर इसकी ये मूव करता है, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस टू द पॉइंट इसके अंदर चीज़ें लिखी है, जहाँ पर ज़रूरत है मैं आपको वहाँ पर क्लियर एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ। बस इतना जहन में रखना कि हाइपर क्लोरीमिया किसे कहते हैं, हाइपरन्यूट्रीमिया किसे कहते हैं, इन चीज़ों को बस जहन में रखना। अच्छा, क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू बताई गई है 95 से 105 तक। क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड एंड सोडियम गोज़ टुगेदर, क्लोराइड और सोडियम जो होते हैं एक साथ मूव करते हैं। इस पॉइंट को पिछले पॉइंट के साथ अगर क्लियर करें तो जहाँ पर सोडियम ज़्यादा होगा तो पोटाशियम क्लोराइड का लेवल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्लोराइड जो होता है वो सोडियम को उसके साथ ही चलता रहता है। लॉस ऑफ सोडियम, देयर विल बी आल्सो बी लॉस ऑफ क्लोराइड, सिंपल सी बात। बोथ सोडियम एंड क्लोराइड हैव ओवरलैपिंग काज, इनके जो काज और साइंस सिम्टम भी तकरीबन एक जैसे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, और ये जो क्लोराइड जो होता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द विद बाइकार्बोनेट। क्लोराइड का रिलेशनशिप जो होता है बाइकार्बोनेट के साथ है, तो ये एसिड बेस, हमने पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट जो होता है एसिड बेस बैलेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब क्लोराइड का लिंक बाइकार्बोनेट के साथ है तो फिर ये बाइकार्बोनेट के साथ हेल्प करता है, तो दोनों आपस में मिलकर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लोराइड आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डाइजेशन। वी नीड टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट प्ले अ रोल ऑफ द बैलेंसिंग द फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेंटेन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम लेवल आर मेंटेन्ड बाय द किडनी, लाजमी क्लोराइड लेवल किडनी के ज़रिए मेंटेन होता है। क्लोराइड लेवल आर द tweak with the help of kidney, that is if the excessive and excited by the kidney, urine, sweat and GI। ठीक है, अगर इसका लेवल मतलब बढ़ जाए तो फिर ये किडनी के ज़रिए निकलता है यूरिन के फॉर्म में, स्वीट और GI ट्रैक्ट से ये क्लोराइड एक्सक्रीट बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। Hence problem with the GI juice, GI gastric juice, kidney and sweating too much may lead to imbalances of chloride। वही बात हो रही कि GI ट्रैक्ट में अगर मसला है, किडनी में मसला आ जाए या स्वीटिंग का जो ग्लैंड है इन चीज़ों में मसला है, तो ये जो क्लोराइड के बैलेंस है उसको बड़ा चेंज कर देते हैं, इसमें चेंजिंग वगैरह आ सकती है। क्लोराइड प्ले अ रोल इन अ बैलेंसिंग ऑफ द फ्लूइड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सोडियम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या है? अच्छा, GI रिलेटेड वोमिटिंग, हाइपोक्लोरीमिया, क्लोराइड का लेवल कम हो जाना, ये भी किसकी वजह से होता है? वोमिटिंग या GIT प्रॉब्लम की वजह से, डायरिया या सेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, इसकी वजह से का लेवल कम हो सकता है। इलेस्ट्रोमी ऑफ द वॉल्व इन द सर्जिकल वॉन्ड and over the skin, bring small bowel on top of the skin so the patient is having a filled with the stool coming through that. Now this is really rich in sodium and chloride, so if they have a lots of effluent so cause level to drop। अच्छा, यहाँ पर बताया कि भाई क्लोराइड का लेवल कम क्यों होता है। एंडोस्टोमी जो है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो पेट में एक होल बनाया जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ एक पैक लगा दिया जाता है
ठीक है। फिर वो जो फ्लूइड है, जो भी चीज़ है, वो फिर उस पैक के ज़रिए निकलती है। कहते हैं अगर किसी को ये लगा दिया जाए तो इसमें होता क्या है, इफ्लुएंट कहते हैं इतना डाइजेस्ट हुआ फूड नहीं, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो खुराक होता है, चीज़ें होती है। तो कहते हैं कि फिर अगर किसी पेशेंट को ये हुआ हो, एलिस्ट्रोमी हुई हो, तो उस पेशेंट में होता क्या है, तो स्टूल जो होता है वो इफ्लुएंट की फॉर्म में होता है, मतलब वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। जब प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड भी लॉस होते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड का लेवल इसकी वजह से भी कम होता है। प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं होते तो वो डायरेक्टली इफ्लुएंट लिक्विड फॉर्म में जो स्टूल होता है तो वो वहाँ पर बार पैक में निकल जाता है, बॉडी से आउट होता है, तो क्लोराइड प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन उसको टाइम नहीं मिलता, तो वो उसके वजह से क्लोराइड का लेवल जो है वो कम हो जाता है। डायूरेटिक्स ड्रग्स देने की वजह से ख़ासतौर पर थायराइड ड्रग्स जो होते हैं डायूरेटिक्स में, बंस और सिस्टिक फाइब्रोसिस, बंस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, दोज पेशेंट लॉस ऑफ द क्लोराइड स्पेशली थ्रू देयर स्वीट। सिंपल सी बात, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड डाइल्यूट द क्लोराइड। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड ज़्यादा जमा हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्लूइड मिल जाए, तो जो क्लोराइड बॉडी के अंदर नॉर्मल मिकदार में वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो उस ज़्यादा डाइल्यूशन होने की वजह से उसका लेवल जो होता है बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैन आल्सो काज अ हाइपोक्लोरीमिया। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की वजह से भी हाइपरक्लोरीमिया काज हो सकती है, और पेशेंट हाई लेवल ऑफ द बाइकार्ब एंड इज दिस गोइंग टू ड्रॉप और द क्लोराइड। ठीक है। दिस इज़ द डन बिकॉज द बाइकार्ब एंड क्लोराइड हैव अपोजिट। ये कह रहे जो बाइकार्ब और क्लोराइड है ये दूसरे के अपोजिट रिलेशनशिप है, और शिफ्ट इन एंड आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स टू हेल्प ऑफ विद द प्रॉपर गैस एक्सचेंज। बिल्कुल सिंपल चीज़ें पॉइंट लिखी हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख लें। अच्छा, यहाँ पर इसके हाइपर की बात करें तो हाइपर किसकी वजह से हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड का इस्तेमाल होने की वजह से, हाइपरटोनिक फ्लूइड इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से इसका लेवल बढ़ सकता है। आप नो ड्रिंक लॉस ऑफ टूम, आप पानी नहीं पियो और ज़्यादा स्टूल लॉस हो तो उसकी वजह से भी क्लोराइड का लेवल बढ़ सकता है। ठीक है। डिक्रीज़ द बाइकार्ब लेवल, मतलब डायरिया ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से बाइकार्ब लेवल डिक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से भी जो क्लोराइड है वो इंक्रीज़ हो सकता है। क्योंकि अभी लास्ट में हमने पढ़ा कि एक दूसरे के बाइकार्ब और क्लोराइड एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉन्सेंट सिंड्रोम एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये तमाम वो कंडीशन है जिसकी वजह से हाइपर क्लोरीमिया काज हो सकता है। साइंस सिम्टम हाइपर न्यूट्रीमिया एंड एसिडोसिस की तरह हो सकते हैं। साइंस सिम्टम यह बताया गया कि नोट स्पेसिफिक वट एवर द काजिंग ऑफ द प्रॉब्लम। साइंस सिम्टम हाइपोन्यूट्रीमिया सिमिलर द साइंस सिम्टम, ये हाइपोन्यूट्रीमिया की तरह साइंस सिम्टम इसके हो सकते हैं। हाइपोक्लोरीमिया cause they are really overload dehydration. Signs symptom increase the heart rate, decrease the BP, fever, vomiting, diarrhea and lethargic. ये तमाम वो चीज़ें हैं इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है। और ये जो आगे जितना भी है जो अभी हमने डिस्कस किया कि हाइपोन्यूट्रीमिया, उसकी डिफिनेशन बताई है, रिस्क फैक्टर बताए है, ये वही डिफिनेशन है जो अभी हमने लास्ट डिस्कस की है। इसके साइंस सिम्टम वही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइंस सिम्टम बताए जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किए। हाइपर न्यूट्रीमिया के साथ क्या होता है, ठीक है, हाइपर न्यूट्रीमिया, हाइपोन्यूट्रीमिया के साथ क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, हमें बड़ा कास क्या है वो भी हमने भी डिस्कस किए, क्लिनिकल साइन क्या है वो भी हमने डिस्कस किए। ये जो हमने पीछे डिस्कस किया उसको बेसिकली एक शॉर्ट उसमें इसने ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया एसिड बेस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस का। और इसमें आगे कुछ चीज़ें मेटाबॉलिक अल्कलोस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस वो लिखे हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग सी पीपीटी है उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पर आप लोग को काफ़ी क्लियर एकदम समझ आएगा। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है यहाँ पर एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।